फिल्म की शुरुआत ओरियन पैक्स नामक एक रोबोट से होती है जो बाद में ऑप्टिमस प्राइम बन जाता है। इस दृश्य में ओरियन अपनी जाति के इतिहास के बारे में अभिलेखों का अध्ययन करने के लिए जाल से बचते हुए लाइब्रेरी में घुस जाता है। उसने देखा कि कैसे उसके निर्माता प्राइमस ने साइबरट्रॉन ग्रह बनाने के लिए बलिदान दिया जहां वे रहते थे। ग्रह के केंद्र से प्राइमस ने पहले ट्रांसफॉर्मर बनाए जिन्हें 13 प्राइम के रूप में जाना जाता है, शक्तिशाली प्राणी जिन्हें अगली पीढ़ी का नेतृत्व करने का काम सौंपा गया था। प्राइमस ने उन्हें मैट्रिक्स नामक एक शक्तिशाली कलाकृति भी दी। इस कलाकृति के साथ एनागन नामक एक महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रवाहित होती है जो साइबरट्रॉन पर जीवन को बनाए रखती है। Sustaining life across the planet. ओरियन में सुना है कि साइबरट्रॉन एक बार शांतिपूर्ण था जब तक कि मैट्रिक्स गायब नहीं हो गया, जिससे एनागन प्रवाह बंद हो गया। अचानक एक ड्रोन आता है और ओरियन को पता चलता है कि उसे देखा जा रहा है। वह पानी में भागने की कोशिश करता है लेकिन डार्कविंग नामक एक गार्ड और उसके भाई द्वारा पकड़ा जाता है। हालांकि ओरियन ने खो जाने का नाटक किया लेकिन गार्ड को पता था कि वह विद्रोह कर रहा है। उन्होंने उसे लाइब्रेरी में वापस न आने की चेतावनी दी। फिर ओरियन ने उनका ध्यान भटकाने की कोशिश की, भागने की। उसकी योजना काम कर गई और वह बाहर निकलने में कामयाब रहा, हालांकि गार्ड उसका पीछा करते रहे। एक महत्वपूर्ण क्षण में एक दोस्त प्रकट हुआ और उसने पहरेदारों का ध्यान भटका दिया। वह दोस्त मेगाट्रॉन था, जिसे उस समय D16 कहा जाता था। ओरियन छिपने से बाहर आता है और मेगाट्रॉन संदिग्ध पूछता है कि क्या वह जो प्राचीन जानकारी खोज रहा है वह जोखिम के लायक है। ओरियन ने हाँ कहा और मेगाट्रॉन ने मजाक में कहा कि उसे समझदार दोस्त खोजने की जरूरत है। ओरियन का मानना है कि मैट्रिक्स के गायब होने के सुराग पुराने अभिलेखागार में हो सकते हैं। हालांकि D16 ने उसे चेतावनी दी कि ऐसे अन्य लोग भी हैं जो कलाकृति की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी कलाकृतियां मिल जाएंगी उतना ही कम समय उन्हें गहरी खुदाई में लगाना पड़ेगा। फिर भी ओरियन को लगता है कि उसके पास सिर्फ खनन से कहीं बड़ी नियति है। D16 मांग करता है कि वह साइबरट्रॉन के नेता और मैट्रिक्स के साधक सेंटिनल प्राइम पर भरोसा करे। अंत में ओरियन सम्मान के संकेत के रूप में D16 को मेगाट्रॉनस प्राइम का प्रतीक देता है और D16 इस इशारे की सराहना करता है। Nice. Really cool. Thanks. उसके बाद वे खनिजों को निकालने के काम को जारी रखने के लिए कैप्टन एलिडा से मिलने गए। हालांकि खनिजों की अस्थिरता के कारण समस्याएं पैदा हुईं, जिससे उन्हें जल्दी से जल्दी बाहर निकलना पड़ा। ओरियन और कुछ अन्य लोग बिगड़ती स्थिति से निपटने में मदद करने के लिए पीछे रह गए। हालांकि वे अंततः सुरंग से बाहर निकलने में सफल रहे। कैप्टन एलिटा को बाद में अपरिवर्तनीय बॉट्स के जीवन को खतरे में डालने के लिए बर्खास्त कर दिया जाता है, जबकि ओरियन दोषी महसूस करता है और डार्कविंग को शांत करने की कोशिश करता है। इस स्थिति के बीच में D16 प्रकट हुआ और नियंत्रण ले लिया। D16 ने फिर अपने दोस्त से पूछा कि क्या वह इस बात से थक नहीं गया है कि उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे कि वह बेकार है, क्योंकि उसके पास बदलने की क्षमता नहीं है। कुछ ही समय बाद उन्होंने सेंटिनल प्राइम से एक प्रसारण देखा जिसमें फिर से मैट्रिक्स खोज में विफलता की सूचना दी गई। बावजूद सेंटिनल ने अपनी खोज जारी रखी और घोषणा की कि अगले दिन कोई काम नहीं होगा ताकि हर कोई दौड़ का आनंद ले सके। D16 को दुख हुआ क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अभी भी काम करना जारी रखना होगा, भले ही वे मानसिक रूप से थक चुके थे। ओरियन फिर सुझाव देता है कि वे दौड़ में भाग लें, भले ही वे शायद जीत न पाएं। इस तरह वे दिखा सकते हैं कि वे अन्य ट्रांसफॉर्मर के बराबर हैं। हालांकि D16 इस विचार को खारिज कर देता है और उन्हें याद दिलाता है कि वे उड़ नहीं सकते या आकार नहीं बदल सकते। Can't fly, we can't roll, we can't race. अगले दिन ओरियन D16 को दौड़ देखने के लिए सबसे अच्छी जगह देने के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र में ले जाता है। हालांकि ओरियन के पास वास्तव में अन्य योजनाएं थीं। उन्होंने D16 पर एक बूस्टर लगाया, यह साबित करने के लिए कि वे सिर्फ एक साधारण खनिक से अधिक थे। सेंटिनल प्राइम दौड़ के दौरान उन्हें देखता है, जबकि खनिक उन्हें प्रतिस्पर्धा करते हुए देखकर खुश होते हैं। वे विभिन्न बाधाओं को पार करने में कामयाब रहे, लेकिन जब वे लगभग इतिहास बनाने वाले थे तो अन्य ट्रांसफॉर्मर ने उन्हें पकड़ लिया और वे अंतिम स्थान पर आ गए और खनिक बहुत पीछे रह गए। अब उन्हें एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। D16 गुस्से में है और जो कुछ हुआ
उसके लिए ओरियन को दोषी ठहराता है, लेकिन ओरियन उसे याद दिलाता है कि यह एक दुर्लभ अनुभव है जहां वे वास्तव में खुश महसूस करते हैं। कुछ ही समय बाद सेंटिनल प्राइम प्रकट हुआ और उसने कहा कि खनिकों को दौड़ में भाग लेते देखना सबसे अविश्वसनीय बात थी जो उसने कभी देखी थी। फिर उसने सजा के बारे में मजाक किया और उन्हें आश्वासन दिया कि वह बोट्स के मौलिक विचारों की प्रशंसा करता है। आखिरकार सेंटिनल ने अर्जेंट को उन्हें अपनी सुविधा में ले जाने का आदेश दिया और उन्हें बेहतर नौकरियों की पेशकश की। Until next time, legends. हालांकि एक बड़ा आश्चर्य उनका इंतजार कर रहा है। डार्कविंग प्रकट होता है और उन्हें बताता है कि वे किसी से नहीं मिलेंगे। फिर उन्हें ग्लाने वाले क्षेत्र में बंद कर देता है। वहां वे एकमात्र अन्य बॉट से मिलते हैं जो एक असली बॉट को देखकर राहत महसूस करता है। बॉट ने खुद को B127 के रूप में पेश किया, जिसे बी के नाम से जाना जाता है। D16 बाहर निकलने का रास्ता पूछना शुरू करता है, लेकिन बी कहता है कि कोई रास्ता नहीं है और बताता है कि उन सभी के पास सीमित पहुंच है और वे उस जगह पर फंस गए हैं। बी फिर अपने दोस्त का परिचय देता है जो कबाड़ से बना है। यह देखकर ओरियन और D16 को लगने लगा कि बिया थोड़ी अजीब है। गलती से ओरियन अपने एक दोस्त स्टीव को मार देता है और एक चिप पाता है जिसमें एक आपातकालीन संदेश होता है। वे दोनों इस संदेश को 13 अभाज्य संख्याओं में से एक अल्फा ट्रियन से आने वाले के रूप में पहचानते हैं, जिसने उन स्थानों के निर्देशांक प्रदान किए थे जहां उन्होंने 50 चक्र पहले साइबरट्रॉन पर हमला करने वाले दुश्मन से लड़ाई की थी। यह सुनकर ओरियन का मानना है कि मैट्रिक्स वहां हो सकता है, लेकिन D16 को शुरू में उनके द्वारा पाए गए संदेश पर संदेह होता है। ओरियन द्वारा मनाए जाने के बाद D16 आखिरकार सहमत हो गया और उन्होंने बी से पूछा कि वहां कैसे पहुंचा जाए। बी समझाता है कि रास्ता आसान नहीं है क्योंकि उन्हें एक डंप से चढ़ना है और ऊपर जाने का एकमात्र तरीका चुपके से अंदर जाना है। Waste disposal trains are the only vehicles that go all the way to the surface. जैसे ही वे कार्गो होल्ड में घुसते हैं, उन्हें पता चलता है कि एलिटा को एक नए स्थान पर रखा गया है। एलिटा ने उन्हें घुसपैठ करने की कोशिश करते हुए देखा और जल्दी से तीनों बॉट्स को मार गिराया। एलिटा फिर डार्कविंग को चेतावनी देने की कोशिश करती है, लेकिन जब कार्गो हिलना शुरू होता है तो वह फंस जाती है। ओरियन एलिटा को उनकी खोज के बारे में बताने के लिए उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन एलिटा सुनने से इनकार कर देती है। भागने के अपने प्रयासों के दौरान उन्हें गिरने से बचने के लिए पकड़ कर रखना चाहिए। रास्ते में वे साइबरट्रॉन की सतह की सुंदरता से प्रभावित होते हैं। यह महसूस करते हुए कि सेंटिनल प्राइम उनसे बहुत कुछ छिपा रहा है, ओरियन एलिडा के पास जाता है और बताता है कि वह मैट्रिक्स का स्थान जानता है। उसने उन्हें अपनी खोज दिखाई और अंत में उन्होंने सीधे खोजे गए निर्देशांक पर जाने का फैसला किया। हालांकि एलिटा शुरू में मदद करने से इनकार कर देती है, लेकिन स्थिति तब बदल जाती है जब वे देखते हैं कि ग्रह की सतह जीवित और जीवंत दिखाई देती है। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन तक पहुंच अवरुद्ध थी, जिससे उन्हें तब तक रुकना पड़ा जब तक कि कई डिब्बे मुक्त नहीं हो गए और वे गिर गए। होश में आने के बाद वे ट्रेन को दूर जाते हुए देखते हैं, जिससे अलीदा क्रोधित हो जाती है और इस घटना के लिए ओरियन को दोषी ठहराती है। अपनी नाराजगी के बावजूद अलीदा उन्हें मानचित्र पर निर्देशांक तक मार्गदर्शन करने के लिए सहमत हो जाती है, लेकिन चेतावनी देती है कि अगर यह समय की बर्बादी है तो वह उन्हें वापस कर देगी। रास्ते में इलिडा ने बी को चुप रहने के लिए कहा, लेकिन बी ने उसका पालन नहीं किया। इस बीच पृष्ठभूमि में ओरियन और D16 मैट्रिक्स को खोजने की संभावना के बारे में उत्साहित रहते हैं। कुछ ही समय बाद उन्हें अचानक साइबरट्रोनियन जानवर मिले जो जल्दी से भाग गए। बॉट्स तुरंत एक परित्यक्त बेस की ओर भागे और वहां उन्होंने एक प्राचीन जहाज को उसके ऊपर मंडराते देखा। वे तब तक छिपे रहे जब तक जहाज चला नहीं गया। वे सभी हैरान थे क्योंकि उन्हें लगा कि जहाज में रहने वाले जीव 50 चक्रों से भी पहले विलुप्त हो गए थे। Quintessons haven't been here for 50 cycles. It doesn't make sense. जैसे जैसे वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं, निर्देशांक उन्हें एक भयानक गुफा में ले जाते हैं जहां उन्हें कई गिरे हुए प्राइम के शव मिलते हैं। हालांकि वे जिस मैट्रिक्स की तलाश कर रहे थे वह वहां नहीं मिला। उन्हें संदेह होने लगा और उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या उन्हें फंसाया गया है। यह उस समय था जब एक प्रकाश ने ओरियन को अल्फा ट्रियन की ओर निर्देशित किया, एकमात्र प्राइम जिसमें अभी भी जीवन की एक छोटी सी चिंगारी थी। सक्रिय होने पर अल्फा ट्रियन ने उन्हें एक घात की चेतावनी दी, लेकिन गायब होने से पहले उसने कहा कि युद्ध खत्म हो चुका है। जैसे ही वे पास आए, अल्फा ट्रायोन ने गिरे हुए प्राइम्स को देखा और पूछा कि वे कौन थे और वे युद्ध के लिए सुसज्जित क्यों नहीं थे। D16 ने उत्तर दिया कि वे केवल खनिक थे जिन्हें खनिजों को निकालने के लिए मजबूर किया गया था
क्योंकि ऊर्जा स्रोत समाप्त हो गए थे। उदास होकर अल्फा ट्रायन ने सुना जब ओरियन ने बताया कि वे सेंटिनल्स को सौंपने के लिए मैट्रिक्स की तलाश कर रहे थे। हालांकि अल्फा ट्रायन तुरंत बताता है कि सेंटिनल एक सच्चा प्राइम नहीं है। यह सुनकर बॉट्स ने सोचा कि अल्फा ट्रायन क्षतिग्रस्त या बहुत बूढ़ा हो गया है। उन्होंने समझाया कि सेंटिनल साइबरट्रॉन के रक्षक थे जिन्होंने उन्हें दुश्मन के हमलों से बचाया था। हालांकि अल्फा ट्रायन ने खुलासा किया कि वे झूठ बोल रहे थे। वह कहता है कि वह सच्चाई जानता है और उसे दिखाने की पेशकश करता है कि वास्तव में क्या चल रहा है। अल्फा ट्रायन फिर हजारों चक्र पहले की कहानी बताता है जब क्विंटेसेंस के खिलाफ एक क्रूर युद्ध हुआ था। एक दृश्य दिखाता है जिसमें सेंटिनल जो उस समय प्राइम में से एक था, एक महत्वपूर्ण रहस्य के बारे में दुश्मन के प्रसारण को रोकता है। अन्य प्राइम जानकारी पर पूर्ण विश्वास के साथ अपने मिशन पर निकल पड़े। हालांकि जब वे सेंटिनल से मिलने के लिए गुफा में पहुंचते हैं तो उन पर दर्जनों दुश्मनों द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। हालांकि प्राइम ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और लगभग जीत गए, लेकिन सेंटिनल्स ने उन्हें धोखा दिया और साइबरट्रॉन पर नियंत्रण पाने के लिए 13 प्राइम को नष्ट कर दिया। Until we were betrayed. The power of Cybertron. जब तक कि हम साइबरट्रॉन की शक्ति के सामने धोखा नहीं खा गए। उस समय सेंटिनल मैट्रिक्स को जब्त करने में कामयाब रहा, लेकिन मैट्रिक्स की शक्ति का उपयोग केवल कोई सच्चा योग्य व्यक्ति ही कर सकता था। इसीलिए मैट्रिक्स गायब हो गया। वे इस बात से भ्रमित हैं कि सेंटिनल प्राइम ऐसा क्यों करेगा, और अल्फा ट्राइन बताते हैं कि यह सब साइबरट्रॉन के नए शासकों और क्विंटेसेंस के साथ एक सौदा करने के लिए किया गया था। कुछ ही समय बाद उन्होंने कई प्राचीन जहाजों को ग्रह के ऊपर मंडराते हुए देखा और एक विशाल इमारत सतह पर उतरी। कुछ ही देर बाद सेंटिनल प्राइम अपने सैनिकों के साथ आया और अपने दुश्मनों क्विंटेसेंस के सामने घुटने टेक दिए। क्विंटेसेंस ने फिर एलिडा द्वारा प्रतिदिन ले जाए जाने वाले खनिजों को ले लिया। यह देखकर D16 क्रोधित हो गया और चिल्लाया, गद्दार सेंटिनल पर, वह व्यक्ति जिसे उसने हमेशा से अपना आदर्श माना है। यह स्पष्ट है कि क्विंटेसेंस सेंटिनल प्राइम से नाराज हैं क्योंकि उन्हें बहुत कम खनिज मिले हैं। सेंटिनल यह समझाने की कोशिश करता है कि उनके पास अधिक खनिज निकालने के लिए खनिकों की कमी है और वह बिना किसी शर्त के अधिक जनशक्ति खोजने का वादा करता है। बॉट्स को तब तक आराम करने का मौका दिया जाता है जब तक कि आवश्यक मात्रा में खनिज एकत्र नहीं हो जाते। बैठक के बाद उन्हें कठोर वास्तविकता का एहसास हुआ कि सेंटिनल प्राइम एक गद्दार था जिसने सभी को धोखा दिया था, अपनी शक्ति का उपयोग अन्य लोगों के जीवन की कीमत पर किया था। D16 ने ओरियन को दोषी ठहराया, यह सोचकर कि उसके सबसे अच्छे दोस्त ने उन्हें इस विनाशकारी वास्तविकता का सामना करने के लिए उनकी अज्ञानता से बाहर निकाला था। वह इस बात से भी चिंतित था कि अगर सेंटिनल्स ने उसके विश्वासघात को देखा तो उन्हें पता चल जाएगा। D16 ओरियन को याद दिलाता है कि वे बिना उपकरण के सिर्फ बॉट हैं और रूपांतरित नहीं हो सकते। इस तनाव के बीच अल्फा ट्रायन उन्हें शांत करने की कोशिश करता है और बताता है कि साइबरट्रॉन पर कोई भी व्यक्ति बिना परिवर्तन किट के पैदा नहीं होता है। यह सब सेंटिनल प्राइम का काम था जिसने उन्हें उनकी परिवर्तन क्षमताओं से वंचित कर दिया ताकि उन्हें क्विंटेसेंस की जरूरतों को पूरा करने के लिए खदानों में काम करने के लिए मजबूर किया जा सके। हालांकि अल्फा ट्रियन उन्हें समझाता है कि एक ट्रांसफॉर्मर का सार गियर या परिवर्तन क्षमताओं में नहीं है, बल्कि उस मूल चिंगारी में है जो दुनिया को बेहतर बनाने की इच्छा को प्रेरित करती है। अल्फा ट्रियन ने फिर 4 गिरे हुए प्राइम से गियर लिए और उन्हें ओरियन और उसके दोस्तों को दे दिया, जिससे उन्हें बदलने की अनुमति मिली। कुछ ही समय बाद एक छोटा भूकंप आया, जिससे संकेत मिलता है कि उनकी स्थिति का पता चल गया है। D16 लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अल्फा ट्रायन उन्हें साइबरट्रॉन में वापस लौटने की सलाह देता है ताकि सभी को सच्चाई बताई जा सके। अपने द्वारा लिए गए नोट्स का उपयोग करके अल्फा ट्रायन उन्हें उनके अगले गंतव्य के बारे में सुराग देता है। ओरियन जाने के लिए अनिच्छुक है, लेकिन बुद्धिमान अल्फा ट्रायन उसे आश्वस्त करता है कि प्रत्येक ट्रांसफार्मर का अपना भाग्य है और साइबरट्रॉन का भविष्य उनके हाथों में है। सेंटिनल प्राइम टीम ने फिर हमला किया और गुफा के एक हिस्से को नष्ट कर दिया। वहां अल्फा ट्रायन ने अपने दुश्मनों पर क्रूर हमला किया, अपनी ताकत और चपलता से उन्हें चौंका दिया। जैसे ही बॉट्स भागते हैं,
उन्हें एहसास होता है कि शायद अब समय आ गया है कि वे दौड़ना बंद कर दें और बदलना शुरू कर दें। हालांकि जब उन्होंने रूपांतरित होने की कोशिश की तो वे वास्तव में एक खड़ी ढलान से नीचे गिर गए। सेंटिनल सैनिकों द्वारा उनका पीछा करना जारी रहा। ओरियन ने सबसे पहले प्रयास किया, लेकिन वह केवल अपना सिर छिपाने में कामयाब रहा, जबकि उसके पैर बेकाबू होकर भाग रहे थे। D16 अपने उपकरणों के साथ संघर्ष करता है। एलिटा भी अपने परिवर्तन को नियंत्रित नहीं कर पाती है और बम्बलबी अजीब पैरों वाली कार में बदल जाता है। जब वे लगभग पकड़े जाते हैं तो उनकी सहज प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। भले ही वे परिपूर्ण नहीं थे, लेकिन वे समय रहते रूपांतरण करने में सफल रहे। जॉय ने उन्हें कवर किया क्योंकि वे आखिरकार वह काम कर सकते थे जिसका उन्होंने हमेशा सपना देखा था। हालांकि ओरियन ने तुरंत अपने दोस्तों को उस महत्वपूर्ण मिशन के बारे में याद दिलाया जिसे उन्हें जारी रखना था। उसने नक्शा ले लिया, लेकिन D16 ने एक श्रेष्ठ रवैये के साथ उसे पकड़ लिया और सब कुछ नियंत्रित करने की इच्छा दिखाते हुए नेतृत्व करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ अल्फा ट्रियन को पकड़ लिया जाता है और सेंटिनल प्राइम के सामने लाया जाता है। सेंटिनल ने उसे दोस्ताना लेकिन व्यंग्यात्मक लहजे में बधाई दी और कहा कि उसे साइबरट्रॉन के भविष्य पर शासन करने का अवसर दिखाई दे रहा है, बजाय इसके कि वह युद्ध हार चुके पुराने नेताओं का अनुसरण करे। सेंटिनल पूछता है, अल्फा ट्रायन के साथ गुफा में और कौन है? लेकिन अल्फा बस इतना जवाब देता है कि सेंटिनल के गिरने से पहले समय आ जाएगा। यात्रा के दौरान ओरियन चिंतित हो गया और D16 के पास गया और पूछा कि वह इतना शांत क्यों था। D16 जवाब देता है कि वह सेंटिनल के विश्वासघात के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता और उसे लगता है कि सेंटिनल को उसके की कीमत चुकानी चाहिए। D16 सेंटिनल्स को नष्ट करने के लिए दृढ़ है और ओरियन के इस विश्वास पर विश्वास नहीं करता है कि सच्चाई को उजागर करना सेंटिनल्स को उखाड़ फेंकने के लिए पर्याप्त है। D16 को संदेह था कि सम्मानित ट्रांसफॉर्मर उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर विश्वास करेंगे। हालांकि ओरियन अहिंसक समाधान खोजने के अपने विश्वास में दृढ़ रहता है। गुस्से में D16 घोषणा करता है कि वह फिर कभी किसी नेता पर भरोसा नहीं करेगा। पकड़े जाने के कुछ समय बाद जब वे होश में आए तो उन्हें सैनिकों ने घेर लिया, लेकिन ये सैनिक सेंटिनल नहीं थे। उन्हें ट्रांसफॉर्मर समूह के मुख्यालय में ले जाया गया, जिसे बाद में डिसेप्टिकॉन के नाम से जाना गया। चिंतित एलिडा ने पूछा कि वे वास्तव में कौन थे। उत्साहित होकर बम्बलबी ने बताया कि वे साइबरट्रॉन के इतिहास के महान योद्धाओं स्टारस्क्रीम, शॉकवेव और साउंडवेव की उपस्थिति में हैं। स्टारस्क्रीम ने इसकी पुष्टि की और बताया कि वे साइबरट्रॉन के कुलीन रक्षक का हिस्सा हैं, जिन्होंने लंबे समय तक सेंटिनल प्राइम के शासन को देखा और उसका विरोध किया है। तब से वे सेंटिनल्स को उखाड़ फेंकने के लिए लड़ रहे हैं। ओरियन ने इसे एक महान अवसर के रूप में देखा और उन्हें सही सहयोगी माना। सेंटिनल प्राइम के खिलाफ अपनी लड़ाई में वह सभी को सेंटिनल्स को हराने में शामिल होने के लिए कहता है। हालांकि स्टारस्क्रीम ने तुरंत ओरियन के आशावाद का खंडन करते हुए कहा कि साइबरट्रॉन को एकजुट करना सिर्फ एक भ्रम है। उनके अनुसार इस ग्रह पर केवल शक्ति मायने रखती है, जहां एक बॉट दूसरे पर शासन करता है। D16 क्रोधित होकर घोषणा करता है कि वह अपने विश्वासघात का बदला लेने के लिए अकेले ही सेंटिनल के पीछे जाने के लिए तैयार है। स्टार्स स्क्रीम D16वें की दुस्साहसता से क्रोधित होकर खड़ा होता है और उसे चेतावनी देता है कि कोई भी उसकी अनुमति के बिना कार्य नहीं कर सकता। हालांकि D16 तुरंत उस पर हमला करता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। युद्ध में D16 को ऊपरी हाथ मिलता दिख रहा था। उसकी बांह से एक विशाल तोप निकली जिसने पूरी गुफा को शांत कर दिया। D16 अपने नए हथियार की प्रशंसा करने के लिए रुकता है, जबकि स्टारस्क्रीम मारे जाने की भीख नहीं मांगता। यह देखकर ओरियन D16 से फिर से सोचने के लिए विनती करता है। उसे याद दिलाता है कि असली दुश्मन स्टारस्क्रीम नहीं है, बल्कि एक बड़ा खतरा है। हालांकि बदला लेने की भावना से अंधे D16 ने कहा कि वे कमजोर नेतृत्व का अंत देख रहे थे। यह सुनकर डिसेप्टिकॉन ने D16 को अपना नया नेता बनाने का फैसला किया। ओरियन को जल्द ही एहसास हो गया कि उसका सबसे अच्छा दोस्त एक बहुत ही काले और अधिक खतरनाक व्यक्ति में बदल गया है। अचानक एक अलार्म बजता है और सेंटिनल्स उन पर हमला करने के लिए आते हैं।
ओरियन ने बिना किसी हिचकिचाहट के रूपांतरित होकर और बम्बलबी के साथ मिलकर युद्ध में कूद पड़ा। जितना संभव हो सके उतने दुश्मनों को हराने की कोशिश कर रहा था। एलिडा भी लड़ाई में अपने कौशल का प्रदर्शन करती है, अनुग्रह और कौशल के साथ आगे बढ़ती है। हालांकि ध्यान भटकने के कारण उसे एहसास नहीं हुआ कि वह दुश्मन के हमले के रास्ते में है। एक वीरतापूर्ण कार्य में ओरियन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, भले ही वह मलबे के नीचे फंस गया हो। कुछ ही समय बाद उन्हें पता चलता है कि D16 और बम्बलबी को पकड़ लिया गया है और उनके पास मौजूद सभी महत्वपूर्ण सबूत नष्ट कर दिए गए हैं। ओरियन को गहरा अफसोस हुआ क्योंकि उसके कार्यों ने उसके दोस्तों को खतरे में डाल दिया था। हालांकि एलिटो ने ओरियन को आश्वस्त किया कि उसके आशावाद और साहस ने खुद सहित कई लोगों को प्रेरित किया है। उन्होंने ओरियन के बुद्धिमान नेतृत्व की भी प्रशंसा की, जिसकी अन्य बॉट्स में कमी है। यह सुनकर कि ओरियन की आत्मा अपने दोस्तों को बचाने के लिए फिर से उठ खड़ी हुई है, उन्होंने सेंटिनल बेस में घुसपैठ करने की योजना बनाना शुरू कर दिया। कुछ सैनिक हिचकिचाते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें और मदद की जरूरत है, लेकिन ओरियन और एलिटो उन्हें आश्वस्त करते हैं कि वे स्थिति को जोर से संभाल सकते हैं। Transform and roll out! रूपांतरित होकर बाहर निकलो। इस बीच सेंटिनल प्राइम प्रकट होता है और D16 को ताना मारता है, जो मुश्किल स्थिति में दिखाई देता है। D16 दृढ़ निश्चय से भरा हुआ सेंटिनल को गद्दार कहता है, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। You're the traitor. Nuh-uh. You, all of you, are traitors. दूसरी ओर ओरियन ने नए सैनिकों को इकट्ठा किया, अर्थात खनिक, जो थक गए थे और शिकायत करने लगे क्योंकि उन्होंने देखा कि डार्कविंग उड़ सकता है। ओरियन ने सेंटिनल प्राइम के बारे में सच्चाई भी बताई कि सेंटिनल ने उनके उपकरण चुरा लिए थे और उन्हें गुलाम बना लिया था। ओरियन सेंटिनल्स के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने का अवसर प्रदान करता है और खनिक साथ लड़ने का फैसला करते हैं। रास्ते में एराक्निड ने उनके रथ को देखा और प्रहरी को रोकने के लिए तैयार होने का आदेश दिया। एलिटा को एहसास हुआ कि वे शायद मुख्य भवन तक समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती जाती है, एराक्निड को घेर लिया जाता है और उसे पीछे हटने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे सेंटिनल को चोट लगती है। हजारों सालों से चली आ रही अराजकता को देखने के बाद ओरियन D16 की मदद करने का प्रयास करता है, भले ही D16 को उसकी मदद की जरूरत ना हो। इस बीच साउंडवेव कैदियों को मुक्त करने में कामयाब हो जाता है और ओरियन D16 को अपनी योजना बताने की कोशिश करता है। हालांकि D16 ने अपनी मर्जी से काम करना शुरू कर दिया और एक जेट में बदल गया। उत्साह से भरा बी भी अपने मुखौटे और तलवार के साथ युद्ध में कूद पड़ता है। जब ओरियन सेंटिनल की स्थिति के बारे में पूछता है तो अचानक एक बड़ा विस्फोट उसे और D16 को मलबे के ढेर में फेंक देता है। हर कोई सेंटिनल्स का सामना करने और न्याय को कायम रखने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि सेंटिनल्स ने प्रक्षेप्य आग से जवाब दिया, जिससे उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। ओरियन एम को तब एहसास होता है कि उन्हें एराचनिड्स की यादों से जानकारी की आवश्यकता है, जो अचानक प्रकट होता है और एलिडा को दूर ले जाता है। ओरियन और बी तुरंत एलिडा को बचाने के लिए निकलते हैं। इसी बीच D16 का सामना सेंटिनल से होता है। ओरियन पूरे शहर में सेंटिनल प्राइम का असली चेहरा प्रसारित करके इस मौके का फायदा उठाता है, जिससे सेंटिनल का ध्यान D16 से हट जाता है। अपने नेता को दुश्मन के सामने घुटने टेकते देख हर कोई चौंक गया। आखिरकार D16 सेंटिनल को आश्चर्यचकित करने में कामयाब हो जाता है और दोनों खाई में गिर जाते हैं। D16 अपनी तोप चलाता है, जिससे गलती से एक इमारत ढह जाती है। सेंटिनल D16 को साइबरट्रॉन का नेतृत्व करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन ओरियन उसे याद दिलाता है कि उनका लक्ष्य हासिल हो चुका है और सच्चाई सभी के सामने आ चुकी है। D16 का दृढ़ विश्वास है कि सेंटिनल को मरना ही होगा। वह चेतावनी देता है कि अगर सेंटिनल पीछे नहीं हटता तो वह ओरियन को नुकसान पहुंचाएगा। जब D16 सेंटिनल को गोली मारने का इरादा करता है तो अचानक ओरियन बीच में आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। इस प्रयास में ओरियन को गोली लग जाती है और वह लगभग इमारत से गिरने की स्थिति में होता है। सौभाग्य से D16 उसे पकड़ लेता है। No.
लेकिन प्रतिशोध से भरे अपने दिल के कारण D16 अपनी पकड़ ढीली कर देता है और ओरियन को रसातल में गिरने देता है। इसके बाद D16 सेंटिनल पर हमला करता है और अंत में उसे हराने में सफल हो जाता है। इस बीच ओरियन प्राइमस के केंद्र में आ जाता है, जहां उसे नेतृत्व का मैट्रिक्स प्रदान किया जाता है। दूसरी ओर D16, जो अब खुद को मेगाट्रॉन कहता है, ओरियन को ऑप्टिमस प्राइम के रूप में अपने नए रूप में वापस देखकर चौंक जाता है। एम ऑप्टिमस प्राइम मेगाट्रॉन को एक साथ भविष्य बनाने की पेशकश करता है, लेकिन मेगाट्रॉन मना कर देता है और चेतावनी देता है कि वह किसी को भी नष्ट कर देगा जो उसके अधीन नहीं होगा। उनके बीच एक महाकाव्य युद्ध शुरू हुआ। ऑप्टिमस के रक्षात्मक हमले के कारण मेगाट्रॉन अंततः बाहर हो जाता है और हार मान लेता है। ऑप्टिमस उसे याद दिलाता है कि उनके पास इस दुनिया को बदलने का एक बेहतरीन मौका था, लेकिन मेगाट्रॉन ने विनाश का रास्ता चुना, जैसे सेंटिनल ने किया था। ऑप्टिमस मेगाट्रॉन पर साइबरट्रॉन का गद्दार होने का आरोप लगाता है और उसे वहां से चले जाने के लिए कहता है। जाने से पहले मेगाट्रॉन चेतावनी देता है कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। लड़ाई के बाद ऑप्टिमस अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद करता है, जो अब साइबरट्रॉन को छोड़ चुका है और नए नेतृत्व के तहत एक नया अध्याय शुरू करने के लिए तैयार है। नेतृत्व का मैट्रिक्स फिर साइबरट्रॉन ग्रह पर एनर्जोन के प्रवाह को बहाल करता है। सभी बॉट्स को नए उपकरण मिलते हैं और उन्हें ऑटोबॉट्स नियुक्त किया जाता है। ऑप्टिमस ने तब कहा कि अगर अगला युद्ध आया तो वह लड़ने के लिए तैयार है, और यहीं पर इस कहानी का अंत होता है।